नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असम में भाजपा कैंडिडेट की कार में ईवीएम लाने पर पोलिंग टीम बर्खास्त, बूथ पर फिर से होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। बड़े घोटाले का हुआ है पर्दाफाश और असम में भाजपा कैंडिडेट की कार से ईवीएम मिला है, जिसके बाद अब पोलिंग टीम को बर्खास्त कर दिया गया है और दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनावी घमासान के बीच अब ईवीएम पर फिर बवाल, प्रियंका गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी के ट्वीट से अटकलें हो गई हैं तेज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ बड़ा घोटाला करके यहां पर जीतने की कोशिश की जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। असम में बीजेपी कैंडिडेट की कार से ईवीएम लाने पर पोलिंग टीम बर्खास्त, बूथ पर फिर से होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनावों में ईवीएम मशीनों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने यहां की राताबारी सीट के एक पोलिंग स्टेशन पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा कर दी है। यहां की पोलिंग टीम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की कार से ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम पर पहुंची थी, जिसके बाद करीमगंज में हिस्सा भड़क गई थी। राताबारी सीट इस जिले में ही आती है। टीम के सदस्यों को चुनाव आयोग ने बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। जिस कार में पोलिंग टीम के सदस्य ईवीएम लेकर पहुंचे थे, वो कार पत्थरकंडी के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की थी। इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर घपला करने का आरोप लगाया है। असम में गुरुवार को दूसरे चरण के तहत मतदान हुआ था, जिसमें 77% वोटर टर्नआउट रहा था और कहीं कहीं हिंसा की खबरें आई थीं। इसी क्रम में करीमगंज में भी हिंसा हुई थी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। यह घटना तब हुई जब राताबारी में पोस्टेड चुनाव आयोग की पोलिंग टीम कार रास्ते में खराब हो गई। एनडीटीवी को आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि टीम वोटिंग होने के बाद पोलिंग स्टेशन से ईवीएम लेकर स्ट्रांग रूम जा रही थी। कार खराब होने के बाद वहां पीठासीन अधिकारी ने कार बदलने के लिए सेक्टर ऑफिसर को फोन किया, जहां उन्हें एक दूसरी कार भेजने का आश्वासन दिया गया। हालांकि कार के इंतजार करने के बजाय यहां पोलिंग स्टाफ ने एक प्राइवेट कार में लिफ्ट ले ली। कृष्णेंदु पॉल के चुनावी हलफनामे में उनकी पत्नी मधुमिता पॉल के नाम में यह कार रजिस्टर्ड है। जब यह कार स्ट्रांग रूम वाले इलाके में पहुंची तो विपक्ष के समर्थकों ने गाड़ी को पहचान लिया और इस पर हमला बोल दिया। ड्राइवर के साथ पोलिंग स्टाफ भी अपनी जान बचाने को भागे। जिला प्रशासन को यहां पर पुलिस की मदद से भीड़ में काबू लाने और गाड़ी, ईवीएम और पोलिंग स्टाफ को अपनी सुरक्षा में लेने की जरूरत पड़ी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि घटना में शामिल पोलिंग स्टाफ को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं पोलिंग स्टेशन 149 में दोबारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग की तर्ज पर ईवीएम कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। गौरव गोगोई ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी के पास असम में जीतने के लिए अब बस बचा रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी घमासान के बाद अब ईवीएम पर बवाल, प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आसपास नहीं मिला, ना कोई दावेदार आया। इसके बाद आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए करीमगंज के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम से फौरन विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गाड़ी में ईवीएम मिलने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सभी राजनीतिक दलों से ईवीएम के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। ईवीएम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, हर बार चुनाव के दौरान ईवीएम को निजी वाहनों में ले जाते हुए पकड़े जाने पर कई चीजें एक होती हैं। पहला, गाड़ी आमतौर पर भाजपा उम्मीदवारों या उनके सहयोगियों के होते हैं। अपने अगले ट्वीट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा, इस तरह के वीडियो को एक घटना के रूप में लिया जाता है और बाद में खारिज कर दिया जाता है। इसके साथ ही बीजेपी अपने मीडिया तंत्र का इस्तेमाल उन लोगों पर आरोप लगाने के लिए करती है जिन्होंने ईवीएम को निजी गाड़ियों में ले जाने के वीडियो को उजागर किया होता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, तथ्य यह है कि इस तरह की कई घटनाओं की सूचना दी जा रही है और उनके बारे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई शुरू करने और सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम पर पुनर्मूल्यांकन शुरू करने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, इलेक्शन कमीशन की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। टीएमसी के ट्वीट से अटकलें तेज। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी बढ़ गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के दौरान दावा किया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार रही हैं। इसके बाद टीएमसी ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने कयासों को भी तेज कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। टीएमसी ने गुरुवार
गुरुवार देर रात ट्वीट किया, दीदी नंदीग्राम जीत रही है, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन का अंत हो चुका है, अपने झूठ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करें। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। टीएमसी का यह बयान तब आया जब पीएम मोदी ने गुरुवार दोपहर पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अफवाहें उड़ रही थी कि ममता बनर्जी अंतिम चरण में किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अभी भी समय है। पीएम मोदी ने जयनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, दीदी क्या इस अफवाह में कोई सच्चाई है? क्या आप दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करने जा रही हैं? पहले आप नंदीग्राम गए और लोगों ने आपको जवाब दिया, यदि आप कहीं और जाते हैं तो बंगाल के लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि नंदीग्राम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के बीच जबरदस्त मुकाबला है। टीएमसी के प्रवक्ता तपस रॉय ने कहा, 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मोदी को वाराणसी में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, यह फैसला पार्टी और पार्टी सुप्रीमो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव 2021 पहले चरण के लिए कल से नामांकन, राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, जिले में पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शनिवार से सभी ब्लॉकों पर नामांकन शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरने पर बैठे किसानों से स्पष्ट कहा है कि पंचायत चुनाव में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, किसान जिनको चाहे उसे वोट दें। जिले के डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए जिले में 311 मतदान केंद्र और 958 बूथ बनाए गए हैं। जनपद को 21 जोन में बांटा गया है। 21 जोन में 78 सेक्टर बनाए गए हैं। जिले में 57 बूथ संवेदनशील, 144 बूथ अति संवेदनशील और 132 अति संवेदनशील प्लस है। पंचायत चुनाव में 3832 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 20% स्टाफ को रिजर्व में रखा गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को 5वें दिन तक जिला पंचायत सदस्य 285 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। भोजपुर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 511 क्षेत्र पंचायत के 533 ग्राम पंचायत के 336 फॉर्म बिके। मुरादनगर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 431 क्षेत्र पंचायत के लिए 246 ग्राम पंचायत के लिए 360, रजापुर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 421 क्षेत्र पंचायत के लिए 460 ग्राम पंचायत के लिए 348 फॉर्म बिके। लोनी ब्लॉक में प्रधान पद के लिए 357 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 396 ग्राम पंचायत के लिए 197 फॉर्म बिके हैं। दूसरी ओर भारतीय किसान यूनियन ने पंचायत चुनाव से दूरी बना ली है। किसानों से मुलाकात के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि भाकियू गैर राजनीतिक संगठन है, जिनका उद्देश्य देश की कृषि और किसानों को बचाने के लिए संघर्षरत रहना है। सभी किसानों का उद्देश्य तीनों कानून वापस कराना और एमएसपी पर कानून बनवाना है। उन्होंने कहा कि चुनावों में वोट देने का अधिकार हर नागरिक को है, वे स्वेच्छा से मतदान करने का अधिकार रखते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई में कोरोना का कहर, बंद हो सकते हैं धार्मिक स्थल, ट्रेन सेवा पर लग सकते हैं प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, मुंबई ने गुरुवार को 8646 नए कोरोना वायरस मामलों की सूचना दी। महामारी के प्रकोप के बाद से इसका उच्चतम एक दिवसीय आंकड़ा है। मुंबई की मेयर महापौर किशोरी पेडनेकर ने संकेत दिया कि 2 अप्रैल से शहर में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों का बंद होना और ट्रेन सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर मुंबई का कुल केस लोड अब 4,23,360 है। इसी के साथ ही 18 मरीजों की मौत हो गई, जो दिसंबर के बाद सबसे ज्यादा है। इसके बाद मरने वालों की संख्या 11,704 हो गई। बीएमसी ने कहा कि दिन के दौरान 5,031 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। रिकवरी काउंट बढ़कर 3,55,691 हो गया। मुंबई की कोविड-19 रिकवरी रेट अब 84% है। संक्रमण वृद्धि दर बढ़कर 1.38% हो गई है और दोहरीकरण दर घटकर 49 दिन रह गई है। शहर में 80 सक्रिय नियंत्रण क्षेत्र है, जहां वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 650 इमारतों को सील कर दिया गया है। इन सेवाओं पर लग सकती है रोक। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि ताज़ा कोविड-19 लहर पर अंकुश लगाने के लिए शहर में नए कोविड-19 प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि होटलों को बैठने की क्षमता के 50% पर काम करने के लिए कहा जा सकता है और धार्मिक स्थान पूरी तरह से बंद हो सकते हैं, क्योंकि लोग सुनते नहीं हैं। मेयर ने यह भी कहा कि मूवी थिएटर और मॉल भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं। महापौर ने कहा, ट्रेन यात्रा पहले की तरह केवल आवश्यक सेवा कर्मचारियों तक ही सीमित रह सकती है। मेयर पेडनेकर ने यह भी कहा कि निजी कार्यालयों को 2 शिफ्टों में काम करने के लिए कहा जा सकता है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 43,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस के 43,183 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 28,56,163 पहुंच गया है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक 54,898 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 249 लोगों की जान गई है। गुरुवार को 32,641 लोगों ने कोरोना वायरस को मात देते हुए ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 1,83,198 लोगों का टेस्ट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने बताया, कब फिर तेज होगा आंदोलन। कहा, अगर प्रदर्शन ना हुआ तो जमीन चली जाएगी। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 8 और महीनों तक चलना होगा, क्योंकि यह किसानों के अधिकारों और जमीन का सवाल है। 10 मई के बाद आंदोलन तेज हो जाएगा, तब तक किसान गेहूं की फसलों की कटाई में लगे रहेंगे। टिकैत ने कहा, किसान 10 मई तक अपनी गेहूं की फसलों की कटाई कर सकते हैं, जिसके बाद आंदोलन तेज होगा। किसान पिछले 4 महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर पर डेला डाले हुए हैं और कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर में सरकार ने संसद से कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसानों के सशक्तिकरण और संरक्षण का समझौता अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 पारित कराए थे। सरकार द्वारा कई दौर की बातचीत और बार बार अनुरोध के बावजूद किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि वे तब तक विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे जब तक कि कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिए जाते हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की अपनी मांग पर भी अडिग हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्लाह ने बुधवार को एएनआई को बताया कि लाखों प्रदर्शनकारी मई में संसद तक करेंगे। उन्होंने कहा, मोदी सरकार और संसद किसानों की बात नहीं सुन रही है। फिर यह हमारा अधिकार है कि हम संसद के सामने जाएं और अपनी मांग को उठाएं और हम मई के महीने में मार्च निकालेंगे। यह बताते हुए कि मार्च शांतिपूर्ण होगा, उन्होंने कहा कि वे किसान नागरिकों के सामने अपना दर्द और दुख व्यक्त करने के लिए संसद जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक कांग्रेस ने मांगा सीएम येदियुरप्पा का इस्तीफा, हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मांग की है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। पार्टी ने सीएम के खिलाफ जांच के कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश और प्रदेश सरकार के मंत्री ईश्वरप्पा द्वारा उन पर लगाए गए आरोप व राज्यपाल को शिकायत को लेकर यह मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने नई दिल्ली में कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। शुक्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि येदियुरप्पा को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। संवाददाताओं से चर्चा में कांग्रेस नेता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो गंभीर विषय है। इस मामले में निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा या फिर उन्हें हटाया जाए। शुक्ला ने कहा कि कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री ईश्वरप्पा ने अपने विभाग के मामले में मुख्यमंत्री येदियुरप्पा पर हस्तक्षेप करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। यह भी बहुत गंभीर मामला है। अगर भाजपा अपने इस मुख्यमंत्री के खिलाफ कदम नहीं उठाती है तो फिर भ्रष्टाचार पर बात करने का उसका नैतिक अधिकार नहीं बनता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर झड़प को लेकर ममता ने गवर्नर को लगाया फोन, कहा कुछ भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गुरुवार को विधानसभा चुनावों के लिए दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है, लेकिन यहां कई जगहों पर छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। आज बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम पर भी झड़प हुई है। यहां एक पोलिंग बूथ के बाहर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन किया। ममता ने इन झड़पों को लेकर उनसे शिकायत की है। ममता ने उनसे कहा कि यहाँ इलाके में बाहर के लोगों के होने से कानून व्यवस्था पूरी तरह डिस्टर्ब है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी अपने नए प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ खड़ी हैं। अधिकारी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो टीएमसी के बड़े नेता रहे हैं और ममता के करीबी सहयोगी रह चुके हैं। ममता ने चुनाव आयोग से यहाँ बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगाया है। ममता नंदीग्राम में अपने घर से चुनावी कार्रवाइयों पर नजर रख रही थी, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग और रिंगिंग के आरोप लगाए, जिसके बाद वो 1 बजे के आसपास वहां से निकली। ममता ने कहा कि दूसरे राज्यों के गुंडे आकर यहां पर बवाल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सुबह से 63 शिकायतें की हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ममता ने कहा कि जो लोग नारे लगा रहे हैं वो बाहरी हैं, ये लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हैं। इन लोगों को केंद्र की ओर से सुरक्षा मिल रही है। बता दें कि इसके पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग को लिखकर कहा था कि एनडीए शासित राज्यों से सुरक्षा बलों को यहां चुनावों में तैनाती के लिए न बुलाया जाए, क्योंकि इन राज्यों से आने वाले सुरक्षाकर्मी पक्षपातपूर्ण स्थिति पैदा कर सकते हैं। बता दें कि आज ममता के खिलाफ ममता के अलावा पार्टी के सीनियर नेता और सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि बूथ नंबर 6, 7, 49, 27, 162, 21, 26, 13, 262, 256, 163, 20 में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ घुस गई थी और इन कार्यकर्ताओं ने ईवीएम को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की और बूथ रिंकिंग की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वोटिंग के दिन पीएम मोदी रैली कैसे कर रहे हैं, ऐसा खराब चुनाव कभी नहीं देखा, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नंदीग्राम सीट पर भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। ममता ने मतदान के दिन ही बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भी सवाल उठाए और निर्वाचन आयोग पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया। एक संवाददाता सम्मेलन में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा, नंदीग्राम में भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। भाजपा को चाहिए कि वह अपने गुंडों को नियंत्रण में रखे। मैं यह जाहिर नहीं कर सकती कि पर्यवेक्षकों के साथ मैंने किया विचार विमर्श किया। हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। मैंने इस तरह का खराब और अनुचित चुनाव अब तक नहीं देखा है। चुनाव आयोग भाजपा का पक्ष ले रही है। पीएम मोदी कैसे मतदान के दिन पश्चिम बंगाल में रैली कर सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में छिटपुट हिंसा की घटनाओं के बीच बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग की निंदा की और आरोप लगाया कि उनकी पार्टी द्वारा चुनाव संबंधी कई शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद चुनाव इकाई कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर अदालत जाने की धमकी दी। नंदीग्राम के बोयाल में बूथ नंबर 7 के बाहर व्हील चेयर पर बैठी बनर्जी ने कहा, हमने सुबह से 63 शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हम इसे लेकर अदालत जाएंगे। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने आरोप लगाया निर्वाचन आयोग अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। बनर्जी ने कहा, दूसरे राज्यों से आए गुंडे यहाँ व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख काफी समय से यह आरोप लगाते हैं कि मतदाताओं को धमकाने के लिए उनके प्रतिद्वंदी दूसरे राज्यों से गुंडे लेकर आए हैं। बनर्जी नंदीग्राम से अपने पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। तृणमूल कांग्रेस ने बूथ नंबर 7 पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की है और आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ताओं को भाजपा समर्थकों ने पीटा। अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी हार रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। मुंबई में कल से लगेंगे सख्त प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात बिगाड़ दिए हैं। यहाँ रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस चिंतित दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसके बाद बड़े ऐलान की आशंका जताई जा रही है। शुक्रवार शाम 4 बजे होगी बैठक। शुक्रवार शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना से निपटने के एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन आदि की समीक्षा की जाएगी और संक्रमण को रोकने के लिए प्लान बनाया जाएगा। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को काबू करने के लिए सीएम कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं। इनमें नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे कुछ प्रतिबंधों की घोषणा की जा सकती है। वहीं अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में रोजाना 1500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को भी कोरोना के 1819 नए मरीज मिले, जबकि 11 और मरीजों की मौत हो गई थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान मई में करेंगे संसद मार्च। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों ने अपने प्रदर्शन को और बढ़ाने का फैसला किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान मई में संसद मार्च करेंगे। यह जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की विज्ञप्ति में दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा में निर्णय लिया गया है कि 5 अप्रैल को FCI बचाओ दिवस मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को 24 घंटों के लिए KMP ब्लॉक किया जाएगा, जबकि 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार दिल्ली की सीमाओं पर मनाया जाएगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। इसी तरह 1 मई को मजदूर दिवस दिल्ली के बॉर्डर पर मनाया जाएगा। इस दिन सभी कार्यक्रम मजदूर किसान एकता को समर्पित होंगे। आंदोलन के और आगे बढ़ाते हुए मई के पहले पखवाड़े में संसद कूच किया जाएगा। इसमें महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा व समाज का हर तबका शामिल होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल की विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण होगा। अपने गांव शहरों से लोग दिल्ली के बॉर्डर तक अपने वाहनों से आएंगे। इसके बाद दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर तक पैदल मार्च किया जाएगा। संसद मार्च की निश्चित तारीख की घोषणा आने वाले दिनों में कर दी जाएगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि त्रिवेंद्रम में नो वोट फॉर बीजेपी NDA के बैनर लगा रहे किसान नेता बीजू व अन्य पर भाजपा RSS के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया व उनको पीटा गया। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि जनता भाजपा के खिलाफ वोट करे। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा के तहत यात्रियों को दांडी में किसानों द्वारा 100 गांव की मिट्टी तथा बारदोली में 50 गांव में लाई गई मिट्टी सौंपी गई। यात्रियों ने बताया कि मोदी सरकार किसानों की मिट्टी छीनकर पूंजीवादियों को सौंपना चाहती है। इसके खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता करके एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि इन कानूनों में काला क्या है, किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग क्यों कर रहे हैं, गन्ना किसानों पर व समय पर भुगतान पर क्या खराब असर पड़ेगा, इन कानूनों को बटाईदारों व
बटाईदारों व पशुपालकों पर क्या असर है, बिजली बिल से क्या परेशानी होने जा रही है और सरकार द्वारा कानूनों को स्थगित करने को लेकर किसानों का क्या विरोध। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारी विरोध के बाद ब्याज दर घटाने के आदेश से पलटी मोदी सरकार। कांग्रेस बोली चुनाव बाद फिर न पलटने की गारंटी दीजिए। जी हां दोस्तों, सरकार ने बचत योजनाओं के ब्याज दर में कटौती के ऐलान को वापस ले लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं यानी छोटी बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर जारी रहेंगी। वित्त मंत्री ने आज सुबह एक ट्वीट कर यह जानकारी दी। उनके ट्वीट करते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी शाह निर्मला सरकार चुनाव से डर गई है, इसीलिए उन्होंने यह फैसला वापस लिया है। कांग्रेस नेता ने लिखा, चुनाव के डर से मोदी शाह निर्मला सरकार ने अपना गरीब व आम आदमी की स्मॉल सेविंग की ब्याज दर का निर्णय बदल दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।